गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग 1935 के एक्ट के तहत जिस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ को देख रहे थे, हम आज उसका लास्ट कॉन्क्लूडिंग पार्ट देख रहे हैं। और पहले हम इसमें जो इसकी बची हुई विशेषताएं थी उनको लेंगे और फिर बाद में इसकी क्या कमियां रहीं और क्या खामियां रहीं इस अखिल भारतीय संघ की, हम लोग उसको लेंगे। तो नेक्स्ट जो विशेषता हम लोग इसमें लेने जा रहे हैं वो है गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां। अक्सर जो संघात्मक व्यवस्था होती है, गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति के द्वारा इनके कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, परंतु भारतीय संघ और उसकी इकाइयों के संबंध में गवर्नर जनरल तथा भारत सचिव को विशेष अधिकार प्राप्त थे। वे इनके दैनिक कामकाज में, डेली रूटीन के कामकाज में, डे टू डे के काम में हस्तक्षेप कर सकते थे। गवर्नर जनरल संकटकालीन घोषणा के द्वारा केंद्र में संघीय ढांचे का अंत कर सकता था और अपने हाथ में शासन को ले सकता था। केवल यही नहीं, गवर्नर जनरल को प्रांतों की स्वायत्तता में भी हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार था। प्रांतों में संविधान के विफल होने पर सेक्शन 93 के अनुसार गवर्नर उनका शासन अपने हाथ में ले सकते थे। जब गवर्नर अपनी स्वेच्छाचारी या मनमानी शक्तियों अथवा व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करते थे तो वे गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल प्रांतों में कानून और शांति कायम रखने के लिए भी जिन निर्देशों को आवश्यक समझते थे वो जारी कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे रेजिडुअरी पावर्स के संबंध में। रेजिडुअरी पावर्स अवशिष्ट शक्तियां, ये वे शक्तियां होती हैं जो न तो संघ की सूची में शामिल होती हैं, न ही राज्य सूची में शामिल होती हैं, न ही समवर्ती सूची में शामिल होती हैं। इसीलिए इनको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। ये शक्तियां या प्रत्येक संघ में या तो केंद्रीय सरकार को दी जाती है या राज्यों की सरकार को दी जाती है। जब हम केंद्र के संदर्भ में बात करते हैं तो कनाडा की बात की जाती है, और जब राज्यों के संदर्भ में बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाती है। लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। भारतीय संघ के संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत में मुस्लिम लीग तो ये चाहती थी कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय सरकारों को दे दी जाएं, और कांग्रेस ये चाहती थी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी जाएं। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल को ही इस बारे में अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा। संघीय गवर्नर जनरल को जो ऐसी असाधारण शक्ति मिली हुई थी वो किसी भी संघात्मक व्यवस्था में मिली हुई नहीं थी जो हमें भारत में देखने को मिल रही थी। लास्ट हम लोग लेंगे संविधान में संशोधन की शक्तियां। जहां भी कहीं संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पर संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप संविधान में संशोधन का जो प्रावधान होता है वह भी किया जाता है, और संविधान में संशोधन का जो अधिकार है उसके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजंस किए जाते हैं। तो ये जो अधिकार था ये भारतीय संघ में पार्लियामेंट को और विधानमंडलों को किसी को भी दिया हुआ नहीं था। जिसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 1935 के एक्ट के अनुसार संशोधन का जो अधिकार था वो केंद्रीय विधानमंडल को नहीं दिया गया था, बल्कि ये अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपने पास ही रखा गया था। नेक्स्ट अब हम लोग लेंगे कि 1935 के इस प्रस्तावित संघात्मक योजना की क्या क्या कमियां हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली जो कमी हमें देखने को मिलती है कि इसमें प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के विकास की तरफ कोई खास एम्फेसाइज नहीं था। इस संघात्मक योजना में निरंकुशतावाद
और प्रजातंत्रवाद का समन्वय किया गया था। देशी राज्यों में निरंकुश शासन था और इन राज्यों की प्रजा को प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरी ओर ब्रिटिश भारत की जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, उन्हें प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं का अनुभव प्राप्त था। वस्तुतः विदेशी शासकों ने इस प्रस्तावित संघ के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारतीय राष्ट्रवाद और देशी रियासतों के सामंतवाद के बीच समझौता करने का प्रयास किया और स्वाभाविक था कि इन विरोधी शक्तियों के समन्वय के कारण संघ का विफल होना अवश्यंभावी था। दूसरी हम जो क्रिटिसिज्म ले रहे हैं वह है संघ का क्षेत्राधिकार भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न था। जैसे ब्रिटिश भारत के प्रांतों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि जो देशी राज्य थे वो इसमें स्वेच्छा से प्रवेश पत्र के माध्यम से शामिल हो सकते थे। उन्हें ये निश्चित करने का अधिकार था कि वे संघ सरकार को कौन कौन से अधिकार सौंपना चाहते हैं और कौन कौन से अधिकार वो अपने हाथों में रखेंगे। तो कुल मिलाकर के संघ सरकार का जो अधिकार क्षेत्र था अलग अलग इकाइयों में अलग अलग था और यह एक मौलिक संघ विरोधी सिद्धांत था। तीसरी क्रिटिसिज्म जो हम लोग लेंगे वो ये कि देशी राज्यों को केंद्रीय विधान मंडल में आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था। उनकी आबादी भारत की कुल आबादी की 23% थी, परंतु उनको संघीय विधान मंडल के निचले सदन में 33% और उच्च सदन में 40% स्थान दिए गए थे, जो संघीय सिद्धांतों के प्रतिकूल था। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म हम लोग देखेंगे कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के नरेश चुन करके भेजते थे और ऐसा इसलिए किया गया कि देशी रियासतों के शासकों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहें और संघ में जमींदारों तथा अल्पमतों के साथ मिलकर के भारतीय प्रगति में रोड़ा अटकावें, जिसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रवाद की प्रगति को रोकना, भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों को कमजोर करना। और यही वजह है कि इस मुद्दे के ऊपर जो भारत सचिव थे सर सैमुअल होर ने ब्रिटिश संसद में बड़े गर्व के साथ कहा था कि उग्रवादी तत्वों को राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने से रोकने के लिए हमने प्रत्येक सावधानी का प्रयोग कर लिया है। निम्न सदन के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को अपनाया गया था। ये एक घोर अप्रजातांत्रिक कदम था और ऐसा कदम जानबूझ करके राष्ट्रवादी और उग्रवादी तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के सेफगार्ड्स और रिजर्वेशंस के माध्यम से संघीय प्रजातंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल को केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने के विस्तृत अधिकार दिए गए थे। गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को स्वेच्छाचारी निर्णय लेने और स्वविवेक से कार्य करने के अधिकार दिए गए थे। उनके विशेष उत्तरदायित्व संबंधी अधिकार प्रजातंत्र के विरोधी थे। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है कि संविधान को संशोधित करने की शक्ति संघीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों को नहीं दी गई थी, बल्कि वह ब्रिटिश संसद के हाथों में ही रही। लास्ट हम क्रिटिसिज्म लेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था संघीय विचारधारा के प्रतिकूल थी। महत्वपूर्ण विभागों पर गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों का अधिकार था, जबकि महत्वहीन विषयों पर मंत्रियों का, हस्तांतरित विषयों के ऊपर भी पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना संभव नहीं थी। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो ये कह सकते हैं कि भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की जरूरत तो थी। इसकी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण संघ योजना का साधारणतः भारतीयों के द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन जो इसकी विचित्र विशेषताएं थीं और त्रुटियां थीं, उनके कारण भारतीयों ने एक स्वर से इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस
मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख, इन सब के द्वारा इसका जम करके विरोध किया गया। थैंक यू।